हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि क्या क्या मैथमेटिक्स में सिलेबस रहेगा और JEE मेंस के लिए हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितने उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, ये हम आपको बता चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो भी अपन मैथ्स में आगे पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें बार बार यूज़ आती रहेंगी। उसमें वो मैथ्स का चाहे कोई सा भी पार्ट हो, आप अलजेब्रा की बात करें या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या फिर आप कैलकुलस की बात करें, ये जो अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये 1-2 लेक्चर में जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसको आप बोल सकते हो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये सबको आना ही चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट भले ही आपको पता हो, आप आंसर तक नहीं पहुँच सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी शायद, और कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, तो आप ध्यान से इनको समझना और कहाँ कहाँ पे आप गलती करते हो ये भी आपको ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहली चीज़ सेट से। हालांकि ये पूरा चैप्टर होता है सेट का, पर अपन अभी थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंदर, जो अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी उतनी ही बात हम करने वाले हैं। तो सेट्स में 2 टाइप के सेट अपन को पढ़ने हैं। एक है डिस्क्रीट सेट, ठीक है, इसको एक डिस्क्रीट सेट, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है 2,3, इस तरीके से लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रीट सेट का क्या मतलब होगा कि जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ आए तो हमको बस इतना याद रखना है कि जो लिखा हुआ है बस वही हमको लेना है। जैसे कि कोई पूछे कि कोई एक x ऐसा है जो ये सेट को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यूज़ हम 2 और 3 बस 2 ही ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और अपन लें, जैसे लिखा हुआ है 2, 5, 7, 9, बस बंद कर दिया। तो इसका मतलब अभी x की वैल्यूज़ हम क्या ले सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स, इनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो इस सेट के एलिमेंट जो हैं वो कितने होंगे, 2, 5, 7, 9। तो इसमें 4 एलिमेंट्स टोटल रहेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सेट में आप ऐसा बोल सकते हो कि इस ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रहेगी बस वही अपन को लेना है, और इसको हमेशा रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो आप ध्यान देना है कि डिस्क्रीट का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें डिफरेंट, इसमें अपन एलिमेंट रखे हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट रखे हैं। इसी के जैसा दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। कॉन्टिन्यूअस सेट 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट में और एक ऐसे ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, इनका नाम कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं A, B क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जो अंदर लिखे हुए ऑल एलिमेंट्स या नंबर्स बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग A एंड B। तो जब भी इस तरीके से सेट लिखा रहे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई A और B के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे आपको लेने पड़ेंगे, और साथ में A और B को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी तक A और B के बीच के सारे नंबर्स अपन को लेने पड़ेंगे बिटवीन A एंड B वाले, और साथ में A और B को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि A और B के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके से मैंने पूछा कि बताइए क्लोज ब्रैकेट 2 to 5, तो आप क्या बोलोगे, आप मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके ब्रैकेट के अंदर या फिर इस सेट में कितने एलिमेंट्स टोटल हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर ओनली 3 और 4 और 2 और 5 इतने ही आएंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि जो अभी मैंने बोला कि 2, 3, 4, 5 ये सब तो इंटीजर्स हैं, इनका नाम तो इंटीजर्स होता है। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, नंबर्स, नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे 2 भी आ जाएगा,
2.1 आ जाएगा, 2.2, इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो इसीलिए इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। भाई 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। लेकिन इस डिस्क्रीट सेट में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें क्या था, ओनली एलिमेंट्स या नंबर्स which are written in curly bracket। तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट लिखे हुए हैं बस वही हमको लेने हैं। तो आप देख सकते हो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हमने छोड़ दिए, 5 और 7 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हमने छोड़ दिए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग नंबर्स हैं, और ये वाले जो है इसमें अपन कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, सारे एलिमेंट्स अपन को लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। इसी तरीके से दूसरा कॉन्टिन्यूअस सेट होता है a, b इस तरीके से ओपन ब्रैकेट में। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, इसका हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, all numbers between a and b। बस खत्म हो गया। इस बार ऐसा नहीं बोलेंगे एक्सक्लूडिंग a and b। अगर आपने ऐसा बोल दिया है तो आप गलत बोल रहे हैं। एक्सक्लूड तो हम कब करते हैं, जब पहले से ही हम उसमें काउंट कर चुके होते हैं, गिन चुके होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए a और b स्मॉल ब्रैकेट में, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इसका नाम होता है क्लोज ब्रैकेट और इसका नाम होता है ओपन ब्रैकेट। तो जब भी ओपन ब्रैकेट हम लेते हैं तो पहले से ही हम a और b को एक्सक्लूड कर चुके होते हैं। तो अगर मैंने बोला ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, तो बिटवीन a एंड b में a और b कंसीडर नहीं होता है। अगर a और b कंसीडर नहीं होता है तो हमको आगे लिखना नहीं पड़ेगा कि एक्सक्लूड करना है a और b। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिटवीन a एंड b। तो बिटवीन a एंड b जब मैंने लिखा था तो a और b के बीच के सारे नंबर काउंट हो गए थे, पर हमको तो a और b भी काउंट करना था, इसीलिए हमने लिखा इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका डिस्क्रीट सेट और ये दो होते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो बार बार हम यूज करेंगे। अभी आगे जो भी अपन पढ़ने वाले हैं उन सब में इन सब का यूज हम करेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं, ये भी हम बार बार यूज करेंगे पूरी मैथमेटिक्स में। तो अभी पहले ही लेक्चर में इनको हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या इनका मतलब होता है। यूनियन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये भी एक सेट होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, जो भी इनका आंसर आएगा वो खुद एक सेट होते हैं। तो यूनियन, मान लीजिए ए सेट अपने पास था और बी सेट था, तो यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे यू से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे उल्टे यू से। यूनियन का जस्ट उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से a माइनस बी अगर कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखना है कि ये a माइनस बी का मतलब ऐसा नहीं कि a में से b को हम घटा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कोई एक सेट a है और कोई दूसरा सेट b है, तो a सेट में से b सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है अभी आपको समझा देते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है जो भी नया सेट आएगा, a set which includes all elements of set A and set B। तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। वो चाहे आप ऐसा बोल सकते हो कि ए में वो ए में है, प्रेजेंट है, पर मान लीजिए बी में प्रेजेंट नहीं है, तो भी अपने आंसर में वो रहेगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में ही नहीं है, बस वो नहीं प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे रहेंगे, चाहे वो अकेले ए में हो, चाहे अकेले बी में हो, चाहे वो दोनों में ही हो, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनियन।
अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, तो इसका मतलब क्या होगा, सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए सेट और बी सेट में जो कॉमन है उसी को हमको कंसिडर करना है, उसी को लेना है, ठीक है। और ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स या नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, ध्यान से देखना है, हम क्या बोल रहे हैं, वो वाले सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स में से हमने बी के हटा दिए, ए के सारे एलिमेंट्स में से हमने बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो जो बच गए उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा लिखना है जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलिए अभी एग्जांपल से हम तीनों को ही समझ लेते हैं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से कि ए सेट आपको दे रखा है, अच्छा ये तो समझते होंगे बिलोंग्स टू, इस तरीके से हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू मान लीजिए लिखा हुआ है 4 से लेकर 9, क्लोज में मैंने लिखा है, और बी बिलोंग्स टू 7 से लेकर 13, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो। अच्छा आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये तो कुछ गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल ये सही है। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड में ओपन लिखा हुआ है, इस साइड में क्लोज लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 7 एंड 13, तो 7 और 13 के बीच के तो सारे एलिमेंट ही लिए इंक्लूडिंग 13, तो साथ में 13 को भी हमको काउंट करना पड़ेगा, इस बार 7 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का जब आप मतलब समझ जाओगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको सबसे पहले पूछा गया कि भाई ए यूनियन बी के बारे में हमको बताइए, ए यूनियन बी क्या चीज़ होगी, किस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को नंबर लाइन पे लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि ए सेट को आप नंबर लाइन पे लिखने का कैसे लिखते हैं ये देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप देखिए। तो नंबर लाइन में आप जानते हैं इस तरीके से नंबर लाइन होती है, कहीं बीच में 0 होता है, एक साइड सारे पॉजिटिव, एक साइड सारे नेगेटिव, और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना पड़ता है लेफ्ट टू राइट, ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले 4 और 9 की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 4 है तो यहाँ पे कहीं 9 आएगा, क्योंकि जो 9 है वो 4 के बाद में ही हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसने क्या बोला है कि 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट भी लेने, तो ये 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट हमने ले लिए हैं, साथ में 4 भी आपको लेना है और साथ में 9 भी आपको लेना है। तो 4 और 9 पे हमने ऐसे क्लोज कर दिया, इसका साइन का मतलब होगा कि हमने क्लोज कर दिया है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन हमने बनाई, मान लीजिए 7 यहाँ पे कहीं था, 13 यहाँ पे कहीं था, तो हम क्या बोलेंगे 7 से 13 तक तो हमको लेना ही है, ये 7 से लेकर 13 पे हमको ले लिया, 7 पे रखना है ओपन, तो ओपन रखने का तरीका होता है इस तरीके से, तो 7 पे हमने ओपन रख दिया है, और 13 पे हमको रखना है क्लोज, तो 13 पे हमने ऐसे क्लोज कर दिया। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको समझना है। तो अभी ए यूनियन बी की हम बात करते हैं। तो जब भी आपको ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी या ये सब कैलकुलेट करना हो या फाइंड आउट करना हो, तो जितने भी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं उन सब को पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे पहले क्या है 4, तो मैंने 4 लिखा, 4 के बाद में 7 आएगा तो मैंने 7 लिखा है, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 13। अभी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे ओपन है कहाँ पे क्लोज है, ये आपको भी नहीं देखना है। सबसे पहले आप ओनली रिप्रेजेंट इसको करिए। फिर क्या करना है, पहले के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, वो बोलेगा कि सर 4 पे क्लोज आपको रखना है, 4 से लेकर 9 तक ले जाना है और यहाँ पर भी क्लोज रख देना। ठीक है, दूसरे वाले ने क्या बोला है, सर 7 पे ओपन रखिए, आगे बढ़ते जाइए,
और 13 पे जाके क्लोज कर दीजिए। आई बात समझ में? तो यूनियन का मतलब ये होता है ये वाले सारे एलिमेंट भी लेने हैं, ये वाले सारे एलिमेंट भी लेने हैं। तो इसको देखने का, नंबर लाइन पर देखने का बड़ा ही सिंपल तरीका ये होता है कि ऐसी जगह आप देखिए या इस तरीके का आप एलिमेंट देखिए, ये नंबर लाइन देखिए जहां पर कम से कम एक लाइन तो हो। ये दोनों लाइन में से अगर 3 ब्रैकेट ऐसे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तीनों लाइन में से। अगर 2 ब्रैकेट हैं तो हम क्या बोलेंगे, दोनों लाइन में से कम एक लाइन तो उस पर होनी चाहिए। 2 हैं तो भी अच्छी बात है, 3 हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लाइन तो होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हो भाई यहां से लेकर 7 तक ये वाली लाइन है, फिर 7 और 9 तक डबल लाइन है, और फिर 9 से 13 तक वापस से सिंगल है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 से लेकर 13। टोटल 4 से लेकर कितना आ जाएगा, 13। अब आपको ये देखना है 4 पे क्लोज करना है क्या, तो बिल्कुल 4 पे क्लोज करना है, और 13 पे क्लोज करना है क्या, तो 13 पर भी क्लोज करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू 4 to 13। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला। तो अब हमसे पूछा गया, बताइए A इंटरसेक्शन B कितना होगा। तो हमने देखा, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, दोनों A और B में से कॉमन ढूंढना। तो कॉमन का मतलब ये होगा, जो भी 2 लाइनें आपने देख रखी हैं, जो आपने रिप्रेजेंट करी हैं, इन दोनों लाइन का कॉमन पार्ट कहाँ पे आ रहा है। मतलब वो वाला एरिया आपको ढूंढना है, वो वाली नंबर लाइन आपको ढूंढनी है जहाँ पे दोनों की दोनों लाइन आ रही होंगी। तो आप देख सकते हो ये वाला वो एरिया है वो रीजन है जहाँ पर दोनों लाइनें आ रही हैं। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 7 से लेकर 9 तक। 7 से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 9 पर। अब मुझे ये देख के बताइए, क्या 9 वाला पॉइंट दोनों लाइन में है क्या, तो बिल्कुल इसमें भी क्लोज लिखा हुआ है और इसमें तो 9 वाला है ये, तो 9 पर तो मुझे क्लोज लिखना पड़ेगा। क्या 7 दोनों में है क्या, तो आप बोलोगे सर इसमें 7 नहीं है, इसमें तो है 7 लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, इसीलिए 7 पर मुझे ओपन लिखना पड़ेगा। तो जो A इंटरसेक्शन B है वो कितना आ जाएगा, 7 9। क्लियर है, ठीक है। तीसरा कौन सा बच गया, A माइनस B। तो चलिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, A माइनस B के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग्स टू। तो A माइनस B का डेफिनेशन क्या था, A को देखना है ओनली, और उतने ही A को देखना है जिसमें B नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये तो खत्म ही हो गया, हमको तो ओनली A देखना है। तो A सेट तो ये था, अगर ये A सेट था तो इधर तो देखना ही नहीं है, तो ये तो हमने खत्म ही कर दिया कि सर 9 के बाद तो हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इस A में से भी कौन सा पार्ट आपको देखना है, जहां पे B की लाइन नहीं है। जहां पे B की लाइन नहीं है मतलब ये वाला पोर्शन आपको काटना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन आपने काट दिया, तो यहां पे ओपन तो था ही, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन आपने काट दिया। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कहां से कहां तक पहुंचेगा, 4 से लेकर 7 तक जाएगा। 4 पे क्लोज रहेगा कि नहीं रहेगा, 4 पे तो क्लोज रहेगा। बात करते हैं 7 पे क्लोज रहेगा कि 7 पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो हमको तो क्या देखना था, A का वो एलिमेंट जिसमें B घटा दो, B हटा दो। तो क्या B में 7 था क्या, B में 7 प्रेजेंट है क्या, तो आप बोलोगे कि सर B में तो 7 प्रेजेंट नहीं है। तो B में अगर 7 नहीं है तो क्या A में से 7 को माइनस करना पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे कि सर A में से 7 को माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि B में तो 7 है ही नहीं है। अगर B में 7 ही नहीं है तो 7 को माइनस क्यों करेंगे, तो इसीलिए इस सेट के अंदर 7 प्रेजेंट रहेगा। तो जो माइनस किया है वो 7 ओपन को माइनस किया है, इसीलिए इस A माइनस B में 7 प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो 1-2 क्वेश्चन और लेके आप कर सकते हो। तो इन सभी का यूज़ अभी अपन करेंगे जब आगे धीरे धीरे अपन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ों का यूज़ होगा। तो अभी ध्यान से आपको इसको पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। आप करके देख लेना, एग्जाम्पल मैं नोट कर देता हूँ। जैसे कि A सेट दे रखा है आपको, ठीक है, 12 से लेकर 19 ओपन, और B सेट आपको दे रखा है 7 से लेकर 15 क्लोज, और एक C सेट आपको दे रखा है मान लीजिए 10 से लेकर 20
7, ये 10 से लेकर 20 तक ओपन ले लेते दोनों ही, ये आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमने बनाई नंबर लाइन, जो जो हमको दिख रहा है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक सबसे छोटा हमको दिखा 7 तो हमने 7 रिप्रेजेंट किया, फिर हमको दिखा 10 तो हमने 10 रिप्रेजेंट किया, फिर हमने देखा 12 तो हमने 12 रिप्रेजेंट कर दिया। 12 के बाद में कितना आएगा, 15 आएगा, फिर आएगा 19 और फिर आ जाएगा 20। तो ये सब हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए से पूछा आप क्या बोल रहे हैं, तो ए ने बोला है 12 से लेकर 19, तो 12 पर तो क्लोज है, 19 पर ओपन है, तो ये तो सेट हो गया ए। क्लियर है। बी ने बोला 7 से लेकर 15, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 पर भी क्लोज है, 15 पर भी क्लोज है, तो ये हो जाएगा बी सेट। और सी सेट ने बोला है वो है 10 से 20 ओपन, तो ये हो गया 10 से लेकर 20, ये हो गया सी ओपन में। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सर कम से कम एक लाइन तो वहाँ तक पहुँचनी ही चाहिए। तो हमने देखा 7 से स्टार्ट किया तो 7, फिर हमने देखा यहाँ तक तो एक लाइन है, उसके बाद तो 2 लाइन हो गई, उसके बाद तो 3 लाइन हो गई, उसके बाद वापस से 2 लाइन हो गई है, और उसके बाद वापस से एक लाइन हो गई है। तो 20 तक कम से कम एक लाइन तो है। अब 20 पे हमको ओपन रखना पड़ेगा और 7 पे हमको क्लोज रखना पड़ेगा। क्लियर है। ए इंटरसेक्शन सी, आपसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन सी बताइए। ध्यान से देखना मैंने क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये ए सेट है, ये सी सेट है, दोनों का कॉमन वाला पार्ट। तो आप क्या बोलोगे, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है भाई, यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक तो सी है और यहां से यहां तक ए है। तो ये जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, इस पार्ट में ए लाइन भी है और सी लाइन भी है। तो आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 12 से लेकर 19 पे ओपन और 12 पे क्लोज। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा ए जो है वो कॉमन ही है दोनों में। अभी मैंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप क्या बोलोगे, अब की बार तीनों की कॉमन लाइन ढूंढनी है। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है उस एरिया में तीनों ही लाइन आ रही है, बाकी कहीं तीनों लाइन है नहीं है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया सर 12 से लेकर 15 तक आंसर रहेगा। 15 पे देखिए क्या 15 में तीनों अवेलेबल हैं क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज 15 पे। फिर देखिए 12 पर तीनों में क्लोज है क्या, तो यहाँ पर भी क्लोज है, ये दोनों में तो क्लोज है ही है, तो ये दोनों में क्लोज आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इंटरसेक्शन और इन यूनियंस की बात हम करते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट हम बात करने वाले हैं जो बेसिकली स्टूडेंट जो है ना वो गलती करते हैं बार बार। मतलब उन्होंने पढ़ा तो होता है लेकिन पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ा होता है, उन्होंने आधी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में वो गलती कर जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं क्लियर अभी करने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें हैं जो 9th और 10th में हम सीखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इनको समझते हैं या पूरी बात क्या होती है ये आपको समझ में आएगा। तो पहली बात हम ये करते हैं, बिटवीन टू रियल नंबर्स कोई भी एनी टू रियल नंबर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट irrational numbers are present, numbers present। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी दो रियल नंबर आप लेते हो नंबर लाइन पर, तो उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइट ही इररेशनल नंबर
आएंगे। ठीक है, कैसे आप इसको समझ सकते हो? तो मान लीजिए आपने क्या किया, इस तरीके से आपने नंबर ले लिया। मान लीजिए एक नंबर आपने लिया है 5 और एक नंबर आपने लिया है 8, तो ये दो नंबर आपने ले लिए। और अभी अपन को ये देखना है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे रहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 और 8 के बीच में कितने नंबर हैं, और आपने बोल दिया 2, 6 और 7, तो साफ साफ देख सकते हो गलत बोल दिया आपने। दो ही थोड़ी नंबर है, वो तो दो तो इंटीजर होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता कि 5 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप क्या बोल सकते थे कि सर एक तो होगा 6, एक होगा 7, यानी 2 इंटीजर्स टोटल आएंगे। बट मैंने क्या पूछा है, 5 और 8 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो नंबर्स में आप क्या बोलोगे, सर 5.1 भी एक नंबर होगा, 5.2 भी होगा, 5.3 भी होगा, इस तरीके से 6.01, 6.02। तो आप देख सकते हो इसके बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर आ गए हैं। और जो अभी मैंने बोले हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे तो कितने ही रैशनल नंबर आ गए। तो आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने जानबूझ के थोड़ा बड़ा सेट लिया है, आप छोटा ले लीजिए। आप बोल दीजिए कि 5 और 5.1 के बीच में बताइए। अगर आप बोलो कि सर 5 तो यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 5.1, अब बताइए कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं क्या। तो बिल्कुल अभी भी मैं यही बोलूँगा कि सर फिर से इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं। क्यों है इनफाइनाइट नंबर? क्योंकि आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बोलूँगी कि 5 + 1/100। अगर मैं आपसे पूछूं 5 + 1/100, ठीक है, ये जो नंबर है कहाँ पे होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर क्योंकि प्लस मैंने किया है कुछ, तो 5 से तो बड़ा ही होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो आप देख सकते हो 5 + 1/10 है, तो उससे तो छोटा ही आएगा। ये जो नंबर मैंने लिखा है वो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला ये नंबर बताइए, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल ये भी बीच में आएगा। फिर मैंने बोला ये नंबर बताइए, ऐसे करते करते मैंने 0 बढ़ाता जाऊंगा। अगर मैं 0 बढ़ाता जाऊंगा तो ये नंबर, बिल्कुल आप बोल सकते हो ये नंबर इन दोनों के बीच में ही रहेगा। और ये ऐसे कितने 0 बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट 0 बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हो गए दोनों के बीच में। क्लियर है? ठीक है, अब आप बोलोगे सर रैशनल है, तो रैशनल वाले के बारे में बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 1 की जगह पर क्या कर दीजिए, √2। तो अगर आप √2 कर देते हो तो ये नंबर भी 5 और 5.1 के बीच में है, और जैसे जैसे आप 0 बढ़ाते जाओगे तो ये नंबर भी इर्रेशनल बनेगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो छोटे से छोटे या पास पास वाले ही आप रियल नंबर ले लीजिए, उन दोनों के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। A number just greater or just lesser is not defined। या फिर इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि there is no any number या no such number which is just greater than alpha or just less than alpha। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी आपको समझा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर बताइए, 5 से जस्ट बड़ा नंबर, ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर 5 से जस्ट बड़ा नंबर और 5 से जस्ट छोटा नंबर होता ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से जस्ट बड़ा हो। तो आप बोलोगे सर ये कैसे आपने बोल दिया, 5 से जस्ट बड़ा तो 5.1 होता है। तो अगर आप ये बात बोलते हो
तो इसका मतलब ये वाली बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, जो नोट 1 है वो आपको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो कि सर 5.1 नंबर जो है वो 5 से जस्ट बड़ा है, तो फिर आप बोलोगे, तुरंत ही आपके पास जो स्टूडेंट बैठा है वो तुरंत बोल देगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 और 5.1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है। तो जस्ट बड़ा तो ये वाला फिर होना चाहिए था, जो इन इनफाइनाइट्स में से एक होगा। वो जो नंबर आएगा यहां पे कहीं, वो भी एक रियल नंबर होगा। तो 5 और उस नंबर के बीच में भी कितने नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स। तो वो भी जस्ट बड़ा नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां से आप देख सकते हो कि 5 से जस्ट बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है, 5 से जस्ट छोटा भी कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, इस बात का क्या सेंस है अभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज़? 5 से जस्ट बड़ा कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से 5 से जस्ट छोटा भी कुछ भी नहीं होगा। वही बात फिर से कि जो 4.9 आप बता रहे हो, वो 4.9 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे, इसीलिए उसको हम जस्ट बड़ा नहीं बोल सकते। तो आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं है, ये नंबर जो है वो 5 से बड़ा है। कौन सा? ये आपने बोल दिया ये नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा ये और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर, तो फिर से ये तो नहीं है। तो इसीलिए आप देख सकते हो ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका क्या सेंस है अभी आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी लगेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक सेट मैंने ए आपको दे रखा है, वो है 2 टू लेकर मान लीजिए 10, 2 to 10। इस सेट में, इन दिस सेट, ग्रेटेस्ट नंबर आप बताइए। आपसे पूछा गया इस सेट में देख के आप बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर 10। मैंने आपसे पूछा सबसे स्मॉलेस्ट नहीं बोलते हैं, लीस्ट, सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 है, और ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है? 10 है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि ये बी सेट है, वो है 2 से लेकर 10 ओपन। अभी मैंने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, और अब अगर आपने 10 बता दिया तो आपका क्वेश्चन गलत यहीं पे हो गया। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर 10 कैसे हो सकता है, 10 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो इसमें क्या इंक्लूड है? तो आप बोलोगे इसमें तो जस्ट 10 से छोटे तक इंक्लूड है, और जैसे ही आपने जस्ट शब्द इस्तेमाल कर लिया फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि आप बोलोगे कि सर 10 तो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन जस्ट 10 से छोटे तक इंक्लूड है। तो वो जो जस्ट 10 से छोटा है वही आपका ये आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। और 10 से जस्ट छोटा तो कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, या फिर नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो देखने में आपको लग रहा है कि 10 सबसे बड़ा नंबर होगा, 10 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लेकिन जब आपने ध्यान से देखा, मैथमेटिक्स की चश्मा लगा के आपने देखा, तो आपको पता चल गया कि ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि 10 से जस्ट छोटा नंबर कोई नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैंने पूछा कि लीस्ट नंबर इसमें कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन, वो भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो नंबर तो 2 से जस्ट बड़ा वाला नंबर होगा, जो कि कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान से देखना है कि अगर ये किसी सेट का आंसर आता है और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू इस सेट की बताइए, तो आप बोलोगे इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो जाती है, पर ओपन वाले की डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ध्यान से देख के हमको बात करनी।